वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जर्नल लाइंस के बारे में बात करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब इस जर्नल लाइंस को कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जर्नल लाइंस हम यूज़ कब करते हैं और क्यों हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जर्नल लाइंस को राइटिंग टास्क 2 में या फिर स्पीकिंग में। तो दो जगह पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जर्नल लाइंस का, सबसे पहले तो राइटिंग में होता है। राइटिंग में अब कहाँ कहाँ, इंट्रोडक्शन में, गिविंग ओपिनियन, अपने खुद के ओपिनियन देने में भी हम जर्नल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग में भी यूज़ होता है इसका, और एग्जाम्पल में भी हम दे सकते हैं। और दूसरी जगह हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग में सिर्फ और सिर्फ जब हमें अपना ओपिनियन देना हो किसी भी एक पर्पज़ के ऊपर, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, क्राइम, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जब भी हम आपकी को भी, एग्जामिनर को या फिर किसी को भी अपना ओपिनियन देते हैं तो हम जनरल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं जो हमें क्रैमिंग के थ्रू याद करा दी जाती है। ओके, तो इसीलिए क्रैमिंग के कारण ही मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहता हूँ जनरल लाइंस। लेकिन पिछली वीडियो जो मैंने कही उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि जनरल लाइन के ऊपर वीडियो बनाओ, जनरल लाइन के ऊपर वीडियो बनाओ। वीडियो ऑलरेडी पूरी की पूरी मतलब कि बनी हुई थी, लेकिन फिर भी इसको कुछ एडिट करके मैं आपको दोबारा अपलोड करना चाहता हूँ इस वीडियो को, और बताना चाहता हूँ कि जनरल लाइंस में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और करूंगा भी इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अवॉइड कीजिए जनरल लाइंस को। तो स्पीकिंग में आप इंट्रोडक्शन में अपनी स्पीकिंग लाइन यूज़ कर सकते हो। यस, आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, लेकिन राइटिंग में मैं अवॉइड करने को कह रहा हूं। उसके पीछे भी एक रीज़न है, आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप एक जनरल लाइन को क्रैम करते हो या फिर उसको लिखते हो तो एग्जामिनर ये सोचता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने क्रैमिंग की हुई है जर्नल लाइंस की, और लेंथी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंट्रोडक्शन, और एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी खुद की जो राइटिंग स्किल है वो कहाँ किस लेवल पर वेरी करती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जर्नल लाइन अवॉइड कीजिए। बाकी एज यू विश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जर्नल लाइन यूज़ करोगे तो उसको बैंड डिटेक्ट होंगे उसके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। जो जर्नल लाइन बेसिकली होता क्या है, तो जर्नल लाइन जो भी हम यूज़ करते हैं वो या तो कोई प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, लाइक एक फैक्ट हो सकता है, कुछ भी फैक्ट हो सकता है जो भी जर्नल लाइन का, एजुकेशन के ऊपर फैक्ट हो गया, हेल्थ के ऊपर फैक्ट हो सकता है, क्राइम के ऊपर फैक्ट हो सकता है, कुछ भी फैक्ट हो सकता है। या फिर जनरल लाइंस हो सकती है कि प्रॉब्लम, कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, ये भी हमारी जनरल लाइन बन सकती है। सोल्यूशन के ऊपर भी एक अच्छा सा जनरल लाइन बन सकती है, वो भी देखते हैं हम। अब जनरल लाइंस में आपको 11 टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट जनरल लाइंस बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हो। आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं आपको एक बार आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही यूज़ नहीं होती, ये इससे हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ या फिर पैराफ्रेजिंग, रिफ्रेजिंग में अपना यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल में भी हम यूज़ कर सकते हो। वो किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर जिस भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल रही है उस पूरी प्लेलिस्ट से फर्स्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने राइटिंग टास्क 2 के बहुत से डिफरेंट टॉपिक से कैसे डील करना है और किस तरह से हम सैम्पल आंसर, बेसिकली इसमें सैम्पल आंसर के ऊपर बात कर रहे हैं कि सैम्पल आंसर किस तरह से हमें रीड करने, और सैम्पल आंसर को रीड करने की टेक्निक सही क्या है, किस तरह से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हो, आइडियाज़ को इंक्रीज कर सकते हो, और मेन मोटिव हमारा जो एक एम होता है सैंपल आंसर से रीड करने का वो क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई आइकन पे भी आप टच करके लिंक मतलब कि प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जर्नल लाइंस की तरफ मूव करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम अपलोडिंग दिस टाइप ऑफ यूजफुल फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन एवरी डे ऑन दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे जर्नल लाइन से। सबसे पहले हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं जनरल लाइन की, या हुक लाइन आप कह सकते हो, उसको हुक लाइन भी कहा जाता है, ओपनिंग स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। तो एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले क्या हो सकती है, एजुकेशन के ऊपर तकरीबन हमारे पास 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, क्योंकि 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपके एजुकेशन के सभी टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगा इसी प्लेलिस्ट में 30 के 30 टॉपिक आपके क्लियर कराए जाएँ एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मोस्टली जितने भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर ही आते हैं, चिल्ड्रन के बिहाफ पर आते हैं, उनके पेरेंटल बिहेवियर के बिहाफ पे आते हैं। तो हो सकता है कि एजुकेशन का नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो कोशिश करूँगा कि पूरी प्लेलिस्ट में आपको इन सभी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दूँ। तो एजुकेशन के ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन हमारी ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो आपको आसानी होगी इसको याद करने में, और किस तरह से यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो। ओके, तो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, ओके, इट्स अ प्रोसेस विच एड्स लर्निंग। ओके, अब हम कहते हैं ना कि लर्निंग हम क्या चीज़ करते हैं, हम गेट नहीं करते लर्निंग को हम एक्वायर करते हैं। ओके, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो कि कोई भी अगर आपको लर्निंग की आपको टीच कर रहा है, ओके, तो आप उससे लर्निंग ले रहे हो, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि आई गेटिंग लर्निंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम, ओके, या दैम भी हो सकता है। तो वहाँ आप एक्वायर का यूज़ करोगे कि आई एम एक्वायरिंग माई नॉलेज फ्रॉम हिम फ्रॉम दैम, ओके, जो मर्जी, मतलब एक से या ज़्यादा से। इसलिए एजुकेशन इज़ द प्रोसेस विच एड्स का मतलब हमारे पास हेल्प होता है, हेल्प लर्निंग, एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू वंस कैरेक्टर। ओके, एजुकेशन एक प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है लर्निंग में, एक्वायरिंग मतलब गेटिंग नॉलेज में, ये एक ही वर्ड है, एक्वायरिंग नॉलेज, गेटिंग नॉलेज में, एंड स्किल्स टू वंस करेक्टर, या फिर स्किल को गेट करने में, गेन करने में किसी भी एक करेक्टर की। ओके, तो इसके साथ साथ वोकैब आप कौन कौन सी यूज़ कर सकती हो। वोकैब जो मेन पार्ट है हमारा राइटिंग टास्क 2 का, और इसके ऊपर कहीं वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ चेक इट आउट ज़रूर करना, चैनल को विजिट ज़रूर करना, उसमें भी आपको बहुत सी यूज़फुल चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, तो वर्ब फॉर एजुकेशन के लिए सबसे पहली वोकैब है, वो है एलिमिनेटिंग का यूज़ हम करते हैं एजुकेशनल टॉपिक्स में कि दिस सब्जेक्ट शुड बी इवेलुएट फ्रॉम द करिकुलम ऑफ स्कूल्स। ओके, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन का। नीड टू रिमूव समथिंग, आपको इसका, अगर आपको पहले से ये वर्ड का मीनिंग पता था तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसे कैसे वर्ड के यूज़ हो सकते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं कमेंट आपका पिन कर दूंगा, और जो भी स्टूडेंट्स नए चैनल पे वीडियो पे आएंगे के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये तरीका उनकी नॉलेज के लिए। ओके, तो प्लीज़ अगर आप एजुकेशन से या किसी भी टॉपिक से की ज़्यादा वोकैब आपके पास है तो प्लीज़ मेरे पास सेंड कीजिए, मैं किसी ना किसी तरह से सब पे स्प्रेड करूँगा उसको, वोकैब को, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास एनहेंस है। एनहेंस का मतलब इंक्रीज करना होता है। ओब्लिगेट आपको पता है, ओब्लिगेट का मतलब होता है फोर्स समवन टू डू डैट। ओके, ओब्लिगेट का मतलब हमारे पास फोर्स करना होता है, और ओब्लिगेशन का हमारे पास मतलब आज्ञाकारी होता है। ओके, ओब्लिगेशन लाइक रिस्ट्रिक्शन टू समवन। ओके, इंटेलेक्चुअल का मतलब हमारे पास होता है द पावर ऑफ माइंड या स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ओके, तो इंटेलेक्चुअल, इन सभी के आपको स्पेलिंग में ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि इन सब की स्पेलिंग ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी वर्ड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। स्पीकिंग में भी आप इन सभी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, इंटेलेक्चुअल लाइक इंटेलेक्चुअल स्किल्स कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी कह सकते हैं। ओके, परसीव का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ओके, नोटिस्ड, रियलाइज। ओके, तो ये भी एक जनरल लाइन है जो यहाँ बॉक्सेस में ऐड की गई है। डिसेंट एजुकेशन लाइक कि डिसेंट एक अच्छी, एक गुड। ओके, एजुकेशन प्रोड्यूस मैनी पाथ्स, कि बहुत सारे पाथ्स प्रोड्यूस करती है टू मूव अहेड इन लाइफ, कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये भी आप जनरल लाइन की तरह यूज़ कर सकते हो, लाइक टू गिव द ओपिनियन टू समवन, और टू राइट द पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट, गिव अ एग्जाम्पल। तो आप इन सभी लाइन्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक डिसेंट एजुकेशन प्रोड्यूस मैनी पाथ्स टू मूव अहेड इन लाइफ। डिलीमा, नेक्स्ट डिलीमा देखो, डिलीमा बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। मैं अपना जब भी स्टूडेंट्स की राइटिंग चेक करता हूँ, अगर आप भी राइटिंग चेक करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, और 6 to 7 PM के बीच में अपना राइटिंग टास्क सेंड कर सकते हो। सुबह तक आपको राइटिंग टास्क, आपका लेवल आपको उसी में मिल जाएगा ग्रुप में ही। ओके, तो डिलीमा का मतलब मैं कह रहा था कि डिलीमा जो वर्ड है, कई स्टूडेंट
प्रॉब्लम्स यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स लाइक टू एग्जाइटी, ऐसी ऐसी डिप्रेशन प्रॉब्लम्स में डिलीमा का यूज़ होता है। लेकिन डिलीमा कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। डिलीमा का मीनिंग ही होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जिसमें से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो किसी भी इंडिविजुअल या पीपल के लिए। ओके, तो वहाँ हम डिलीमा का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओब्लिगेशन ऑन्स। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ऑन्स का ओब्लिगेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट लाइन जो आपको बताना चाहता हूँ वो भी बॉक्स में ऐड करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये भी हम जर्नल लाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। और टीचर हैज़ द पावर टू प्लांट द सीड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अब आपको इस मीनिंग समझ में आया होगा लाइन का, कि अ टीचर हैज़ द पावर, कि किसी भी टीचर के पास एक पावर होती है टू प्लांट द सीड्स, कि पौधे पैदा, प्लांट द सीड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, की क्यूरियोसिटी किसी तरह से क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे सकते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल या स्टूडेंट के अंदर। ओके, कि उनकी क्यूरियोसिटी पावर होती है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं कोई टीचर, क्योंकि उनके पास पावर होती है। क्योंकि जब भी हम अपने मतलब कि स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपनी जो हमारे पास स्किल्स होती हैं उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि हम उन स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो उसके कारण हमारी क्यूरियोसिटी पावर भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हम अपने टीचर से अगेंस्ट क्वेश्चनिंग करते हैं स्टार्ट, की व्हाई इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी के कारण होता है। तो ये भी आप जनरल लाइन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, टीचर हैज़ द पावर टू प्लांट द सीड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ओके, तो ये हमारा एजुकेशन के ऊपर था। एजुकेशन के ऊपर जनरल लाइन्स इतनी ही थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें 10 से 11 हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 2 में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हैंड रिटन नोट्स अपने ज़रूर बना के रखिएगा, लेकिन हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। दिस वन ऑल्सो अ हॉटेस्ट टॉपिक एवर इन IELTS राइटिंग 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट जर्नल लाइन के ऊपर। तो जर्नल लाइन इसके सिंपली आपको जर्नल लाइन बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको फिर भी इसके बारे में कुछ भी वोकैबुलरी, कुछ भी नॉलेज हो तो प्लीज़ अपनी नॉलेज को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये सभी नॉलेज स्प्रेड हो, उनको भी कुछ पता लगे। ओके, तो मैं वो कमेंट आपका पिन कर दूँगा। अगर आप कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म, एक तरह की टर्म है विच इज़ वाइडली यूज इन टूडेज इरा, युग में, इस युग में जो यूज़ हो रही है, वाइडली यूज़ की बड़े पैमाने पर यूज़ हो रही है। एंड दिस वन वर्ड नॉट ओनली हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर टेरिटरी कह सकते हैं, या अटायर कह सकते हैं। अटायर का मतलब मेनली तो क्लोथ्स होता है, आवर टेरिटरी या फिर क्लोथ्स, बट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन कल्चर, कल्चर को टेरिटरी ही कहते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ यूज़ करो या यहाँ यूज़ करो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमारे पास ये एक जनरल लाइन है जो आप देख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म विच इज़ वाइडली यूज्ड इन टूडेज इरा, एंड दिस वन वर्ड नॉट ओनली हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर अटायर बट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन कल्चर। ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे अटायर की डेली रूटीन, ओके, क्लोथ्स, इन सभी प्रोडक्ट्स पे ही इफ़ेक्ट नहीं पा रही, बल्कि हमारे कल्चर को भी इम्पैक्ट कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये भी एक फैक्ट है हमारे लिए। ओके, तो फैक्ट के ऊपर भी हमारी जनरल लाइन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में वीडियो के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सिलेक्टेड पोर्शन वो आपको पहले कराऊं, जिससे आपको मतलब कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी एक टॉपिक के बारे में। और कोई भी टॉपिक आए आप ये लाइन लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लाइन किस तरह से यूज़ करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी एक राइटिंग टास्क लिख के मुझे, या फिर इंट्रोडक्शन लिख के मुझे इन लाइनों का यूज़ करके बताइए कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये गलत वे में यूज़ कर भी रहे होंगे तो भी मैं आपको सही करके उसका यूज़ बताऊँगा कि किस तरह से आप अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वालिटी के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चंस इक्वालिटी के ऊपर अब तक आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन 6 सिलेक्टेड हैं कि जो मोल्ड करके 1 से ही 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा, या फिर
in the society, okay, in the society everyone has the right to lead his or her life accordingly without any discrimination, okay, कि बिना किसी रोक टोक के सभी के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली स्पेंड करे या उसके अकॉर्डिंगली लाइफ को जिए, ओके। तो इक्वालिटी में ये हम स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि इन दिस कंटेम्प्रेरी लिखना है या फिर इन दिस सोसाइटी लिखना है, आप दोनों का भी एक साथ यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ये कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं है, ओके। तो इक्वालिटी के ऊपर आप इस लाइन को याद कर सकते हो या इस लाइन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से जो देखते हैं हम एनवायरनमेंट के ऊपर है, नेक्स्ट हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर है। एनवायरनमेंट के ऊपर भी 11 टॉपिक ऐसे हैं जो मल्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब इसके ऊपर 2 लाइनें मैंने आपको दी हैं, जो भी आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंगली वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कन्फ्रंटिंग मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स ओइंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके। ये हमारा जो बिल्कुल नॉर्मल लाइन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम लाइक बहुत से जो पीपल हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन हैं, वो कन्फ्रंटिंग मतलब कि फेस कर रहे हैं मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स ओइंग टू का मतलब यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया था के कारण से, ड्यू टू भी यूज़ कर सकते हैं के कारण से, बिकॉज ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं के कारण से, ओके। ओइंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके। और बिसाइड्स, सेकेंड लाइन है जो बिसाइड्स कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये यहाँ पर इसने क्या किया, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिंपली हमने सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया है जो सिंपल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है प्रेजेंट का, लेकिन इसमें हमने कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया लाइक बिसाइड कोजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, की बिसाइड के बावजूद, बिसाइड कोजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद, कोमा environmental pollution also upsets the balance of इकोसिस्टम, कि वो इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब कर रहा है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर 23 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास जनरल लाइन है इसकी आप यूज़ कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा अ ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस का मतलब होता है कि एकदम, लाइक सडनली इंक्रीज, एकदम इंक्रीज या एकदम डिक्रीज। ट्रेमेंडियस वर्ड को मतलब कि एक एडवर्ब है, इसको आप इंक्रीज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिक्रीज के लिए भी, सॉरी ये एक एडजेक्टिव है, ये हमारे पास एक एडवर्ब। आप अगर आप एडवर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो इसके बाद आप एलवाई का यूज़ कर सकते हो, लाइक ट्रेमेंडियसली। पहली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ ये, ओके। और ट्रेमेंडियस इंक्रीज हैज़ बीन मैनिफेस्टेड का मतलब हमारे पास ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व, नोटिस, ओके। इन ऑल द एरिना, एरिना का वर्ड का मतलब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एरिना का कोई एक सेक्टर होता है, मेनली आप एरिया भी सेक्टर एरिया लिख सकते हो। ओइंग टू टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के कारण, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा ट्रेमेंडियस इंक्रीज हैज़ बीन मैनिफेस्टेड इन ऑल द एरिनाज ओइंग टू टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के कारण। अगर कोई भी इसको पढ़ेगा, एग्जामिनर भी पढ़ेगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसका सेंटेंस फॉर्मेशन ही कुछ ऐसी होती है, इसके ओइंग टू से शुरू करना पड़ता है। एक जहाँ भी ओइंग टू होता है के कारण, ओके। ओइंग टू टेक्नोलॉजी, उसके बाद कोमा, और फिर उसके बाद आप ये सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। तो एक सेंटेंस का आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। तो ओइंग टू टेक्नोलॉजी इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा ट्रेमेंडियस इंक्रीज हैज़ बीन मैनिफेस्टेड इन ऑल द एरिनाज, कि टेक्नोलॉजी के कारण कि बहुत सी इंक्रीज ऑब्जर्व देखी गई है, कि इंक्रीमेंट सभी, एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट सभी की सभी सेक्टर्स में ऑब्जर्व किया गया है, ओके। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जनरल लाइन बना सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे, या फिर आप जो भी हम सैम्पल आंसर्स करते हैं उसमें से भी कोई भी पोर्शन सेलेक्ट करके उसमें से भी कोई भी सेंटेंस निकाल कर उसकी एक खुद जनरल लाइन बना सकते हो। तो 6th हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 6th हमारे पास जो टॉपिक है वो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। ट्रैवलिंग के ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ट्रैवलिंग का होप सो आपको पूछा जाए और आप एग्जाम में इस जनरल लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो द राइजिंग लेवल्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन की ट्रैफिक का एक ही जगह जाम हो जाना उसको कंजक्शंस कहते हैं। इसके वोकैबुलरी जल्दी ही अपलोड करूँगा, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो हो सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के वोकैबुलरी के ऊपर हो, ओके। द राइजिंग लेवल्स ऑफ कंजक्शन, की बढ़ते हुए लेवल का ट्रैफिक का, कंजक्शंस का, एंड एरिया पोल्यूशन
found in most of the cities can be attributed directly to the rapid increase number of private cars in use. ओके तो ट्रैवलिंग इसे कहना क्या चाहता है मेनली, तो आपको समझ में आई होगी, द राइजिंग लेवल ऑफ कंजक्शन एंड एयर पोल्यूशन फाउंड इन द, कि ये जो राइजिंग लेवल है किसका, ट्रैफिक का, कंजक्शन का और एरिया के पोल्यूशन का, फाउंड इन मोस्ट, क्या है कारण क्या है, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ कैन बी एट्रीब्यूट, की बहुत सी सिटीज़ अपना एट्रीब्यूट दे रही है डायरेक्ट टू द रैपिडली इंक्रीज नंबर ऑफ प्राइवेट कार की वजह से मेनली हो रहे हैं. ओके कंजक्शन हो रही है, जो एयर पोल्यूशन ख़राब हो रहा है, एयर ख़राब हो रही है, वो मेनली बेसिकली डायरेक्टेड कहाँ से है, सिटीज़ से हैं, क्योंकि सिटीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कार्स को अलो कर रही हैं. ओके जो क्या मतलब कि एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, वहाँ कंजक्शन हो रही है और एयर क्वालिटी में इफेक्ट पड़ रहा है. ओके ये हमारे लिए हेल्थ और ट्रैवल के आप यूज़ कर सकते हो. हेल्थ के ऊपर देखिए आप, हेल्थ के ऊपर 2 हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है, या राइटिंग टास्क 2 में भी आ सकता है. ओके राइटिंग टास्क 2 की ही बात कर रहे हैं मेनली, तो आप इन 2 जर्नल लाइंस का यूज़ कर सकते हो. इट इज़ अ फैक्ट दैट इफ़ हेल्थ इज़ गोन देन एवरीथिंग इज़ गोन ऑफ अ पर्सन. हेल्थ के ऊपर आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सिंपल लाइन है. आप याद कर सकते हो कि ये अगर किसी भी पर्सन की हेल्थ चली जाती है तो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज़ गोन, वो आप अपना सब कुछ खो देता है. ओके सेकेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, दे आर बोथ सोशोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली रीजन्स टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैबिट अमंग इंडिविजुअल्स. ओके कि बोथ है, एक आप तो इकोनॉमिकली रीज़न है उसका कि टू डेवलप, कि उसको हैव टू डेवलप, पीपल हैव टू डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैबिट अमंग इंडिविजुअल्स. इसके दोनों तरह से रीज़न है हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने की या फिर हैबिट्स अमंग इंडिविजुअल्स में. ओके तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है. लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उसके लिए जर्नल लाइन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, लेकिन हम इसकी बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह से जर्नल लाइन का यूज़ कर सकते हो. 8th टॉपिक में लॉ एंड ऑर्डर के, तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है वो है, दीज डेज इट इज़ मैनिफेस्टेड दैट यूथ क्राइम. ओके यूथ जो यंगस्टर में क्राइम इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर. पहले से सबसे ज़्यादा क्राइम 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, ये ऑब्जर्व किया गया है. ओके ये हमारी फर्स्ट जर्नल लाइन हुई. जो सेकंड है वो देखते हैं. पनिशिंग पीपल हु कमिट क्राइम्स इज़ crucial to maintain law and order in a society. जो पनिशिंग पीपल हैं who commit crime, जो क्राइम कमिट करते हैं, इज़ क्रूशियल टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी. ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक मेंटेन करना ऑर्डर को या फिर लॉ को मेंटेन करना. ओके ये जनरल लाइन आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली मुझे जहाँ तक लगती है ज़्यादा वेटेज रखती है देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल सिंपल और आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो 9th टॉपिक हमारे पास ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है. कहाँ? राइटिंग टास्क 2 में. तो लैंग्वेज, कल्चर और आर्ट के ऊपर. तो आर्ट हैज़ बीन द इंडिस्पेंसिबल, मतलब कि इम्पोर्टेंट, आर्ट हैज़ बीन द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. कि आर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सिविलाइजेशन का. फ्रॉम द स्टोन एज की जब से कि इंसान शुरू हुए हैं तब से. ओके जब से ही आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्ट हो गया, डिज़ाइन होगी, लैंग्वेज हो गया या फिर कल्चर. अब आर्ट की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज कर सकते हो, कल्चर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आर्ट का यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो. तो कल्चर हैज़ बिन द या फिर लैंग्वेज हैज़ बिन द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज. तो इस तरह से आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, 9th टॉपिक का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट का टॉपिक है. दैट वन इज़ द 10th ऑफ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. ओके तो जर्नल लाइंस का 10th टॉपिक है. गवर्नमेंट को आप अथॉरिटी भी लिख सकते हो. तो अथॉरिटी प्रोवाइड द पैरामीटर्स. अथॉरिटी बेसिकली हमें क्या करती है कि पैरामीटर्स प्रोवाइड करती हैं. ओके फॉर एवरीडे बिहेवियर फॉर सिटीजन्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइडर इंटरफेरेंस एंड ऑफन प्रोवाइड फॉर देयर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस. मेनली यहाँ पर गुड जो अच्छी थिंग्स हैं गवर्नमेंट के बारे में वो बताई गई हैं कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं ये मेनली हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो
कि आउटसाइड से कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो किसी की, उसके लिए मेनली तो प्रोटेक्शन के लिए या फिर हमारे वेल बीइंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए कुछ पैरामीटर्स अलो करती हैं या फिर इन्फोर्सेस करती हैं सभी के ऊपर। ओके, इन्फोर्सेस करती हैं सभी के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, मेनली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, पैरामीटर्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मेनली इस पूरी स्टेटमेंट में यही बात हो रही है। बाकी आप खुद भी इसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो, देखिए आपको समझ में आए या नहीं आए। बाकी एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा मैं, ताकि आप लिख सको और उसके बाद पढ़ सको। गवर्नमेंट प्रोवाइड द पैरामीटर्स फॉर एवरीडे बिहेवियर। ओके, एवरीडे बिहेवियर फॉर सिटीजन या फिर एवरीडे बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोमा यहाँ कोमा प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, ऑफन प्रोटेक्ट फिर प्रोवाइड फॉर देयर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो 10th हमारा गवर्नमेंट के ऊपर आप ये जर्नल लाइन का यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट 11th टॉपिक, स्पोर्ट एंड पास टाइम। स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट जो प्ले करते हैं हम, स्पोर्ट एंड पास टाइम हमारा लेजर टाइम होता है, ये इसका सिनोनिम है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो फॉर पास टाइम। ओके, अ गुड स्पोर्ट शुड बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बोथ फॉर द पार्टिसिपेंट एज वेल एज द स्पेक्चुलेटर। जो भी स्पोर्ट मैच को देखता है उसके लिए हो, जो खेल रहा है मैच को या किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा है, वो मेनली जो उसका काम होना चाहिए वो स्पोर्ट का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ना कि कंपटीशन के। तो मेनली हम स्पोर्ट में ये बात बोल सकते हैं। तो 11th लाइन आपको मतलब कि ठीक है आप यूज़ कर सकते हो स्पोर्ट में या फिर पास टाइम एक्टिविटी में। और अगर किसी में भी कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आपके पास मेंशन होगी, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी हेल्प मांगनी हो तो वहाँ आपको ज़रूर आपको गाइडेंस दूंगा, और किस तरह से आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए लाइक इन द आइल्स, तो मैं वहाँ पर आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो विद मी।